वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर नीट। तो जो चैप्टर हम अभी सेलेक्ट किए हैं टू डिस्कस PYQ रिसेंट PYQ वो है हमारा GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। GOC इज बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द मेन लिटरेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस स्टूडेंट का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा, उसके कंसेप्ट का अच्छा नॉलेज होगा, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होगा, उसके लिए ऑर्गेनिक सेक्शन बहुत इजी हो जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप कम टाइम में ये क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम सेविंग सेक्शन होता है ये। तो अभी के वीडियो में हम लोग जीओसी से रिलेटेड जो रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp2, sp एंड sp। इसके लिए सबसे मेन कंसेप्ट हमें ये देखना है कि इस कार्बन कंपाउंड में अगर कार्बन के अलोंग 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो वहां पे जो कार्बन होगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड। अब दूसरा कंसेप्ट देखेंगे कि ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करें। तो अगर कार्बन के चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये डबल बॉन्ड में एक हो जाता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और एक होगा पाई बॉन्ड। हमें इस सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। पाई बॉन्ड्स आर मेड थ्रू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये होता है वीक बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें केवल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो होगा पाई बॉन्ड। तो ये कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक मॉलिक्यूल में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बी मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे ये कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ और डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड को लेकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। फिर ये कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन के साथ, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ये कार्बन जो है वो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड को लेकर के हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp। ये कार्बन के चारों तरफ भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन के बीच में और एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में sp। मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया था ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लेफ्ट टू राइट, sp2 sp2 sp sp, वो हमें सेकेंड मॉलिक्यूल में मिल रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, sp2 sp2 sp sp। देयरफॉर इट इज करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। माइनस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, आर यहाँ पे दिया है, आर इज द अल्काइल ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट के लिए हमें क्या करना है, माइनस आई इफेक्ट वो ग्रुप शो करेगा जिसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब हमें ये सब मॉलिक्यूल में जितना ग्रुप दिया है वो सारे ग्रुप को हमें देखना है कि किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो क्या होगा, सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड नाइट्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है,
OR ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब यहाँ पे अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा तो ऑक्सीजन ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद हो गया हमारा नाइट्रोजन। तो ये जो ऑर्डर है वो इसके अकॉर्डिंग है, सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। दूसरा है हमारा यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के साथ है 2 हाइड्रोजन, और सेकेंड मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के साथ है 2 अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में जो सेंट्रल एटम होगा वो होगा कार्बन, और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में जो सेंट्रल एटम है दैट इज आल्सो कार्बन। और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3, यहाँ पर भी sp3। और नाइट्रोजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो ये नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो किया, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो किया। और ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट जब करेगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण ये नाइट्रोजन जो है वो यहाँ के एटम या ग्रुप ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कम अट्रैक्ट कर पाएगा। मतलब इसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ना तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना माइनस आई। और यहाँ पे अगर कोई ग्रुप अगर अटैच्ड है तो उस ग्रुप से ये नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर हम ये दोनों ग्रुप को कंपेयर करें माइनस आई इफेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो जो माइनस आई इफेक्ट हमें मिलेगा वो ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगा, NH2 ग्रुप के साथ। इसलिए अगर हम फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन को कंपेयर करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका करेक्टनेस ज़्यादा है। थर्ड ऑप्शन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम दिया हुआ है, इसलिए थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। ये लास्ट ऑप्शन में भी फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे कम दिया है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये चार ऑप्शन में जो मोस्ट डोमिनेंट और करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आवर ए। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। मतलब ये चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। अब हमें यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट यूज करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा देता है, कम कर देगा। स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अगर हम ये चारों मॉलिक्यूल में रिंग के साथ अगर देखें ग्रुप कौन सा अटैच्ड है, NO2, NO2, NO2 और NO2। NO2 ग्रुप जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को कम करेगा। लेकिन अब हमें देखना है कि ये चारों ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा वो कहीं ना कहीं हमें कम दिखेगा और उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये जो NO2 ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से लार्जेस्ट डिस्टेंस पे है। और हमें पता है कि जो आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि आई इफेक्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड के पोलराइजेशन से होता है। सिग्मा बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग, इसलिए जब ग्रुप का सेपरेशन बढ़ा, मतलब जब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो सेपरेशन है वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो NO2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर अगर कम है तो ऑब्वियस है कि उस केस में जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो हम NO2 ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये कंसेप्ट यूज करेंगे, डिस्टेंस डिपेंडेंसी ऑफ आई इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन में
NO2 और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन, सेकेंड ऑप्शन में NO2 पॉजिटिव चार्ज के बीच सेपरेशन, लास्ट ऑप्शन में NO2 पॉजिटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन, और थर्ड ऑप्शन में अगर हम NO2 और पॉजिटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर हम देखें तो लार्जेस्ट सेपरेशन जो है वो हमें थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। और लार्जेस्ट सेपरेशन होने के कारण यहाँ का जो कार्बोकेटाइन है उसका स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ये तीन मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट टू इन 4 आइन इज, मतलब ये मॉलिक्यूल में हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करना है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा HC, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और CH3। मॉलिक्यूल है हमारा पेंट 2 in 4 आइन, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम है। सेकेंड पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड है, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो हम इसमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5, ताकि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, मतलब हायर प्रायोरिटी मिले। तो सेकेंड पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड, फोर्थ पोजीशन पे ये ट्रिपल बॉन्ड आइन, इसलिए ये मॉलिक्यूल हो गया हमारा पेंट 2 in 4 आइन। अब हम इसमें काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई। तो इसमें अगर हम टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो कितना हो जाएगा, CH के बीच का एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में हो गया हमारा कितना, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन के रिस्पेक्ट में टोटल सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 3, और ये कार्बन के रिस्पेक्ट में टोटल सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 4। तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मिला वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें अगर हम काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 10 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितना, तो यहाँ का एक पाई बॉन्ड और यहाँ का 2 पाई बॉन्ड, तो 1 + 2 3 पाई बॉन्ड्स। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 10 और पाई बॉन्ड हो गया 3। फिर से हम अगर सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना चाहें तो और ओपन स्ट्रक्चर इसका हम लिख सकते हैं ऐसे, HC, ट्रिपल बॉन्ड C, CH, डबल बॉन्ड CH और CH3। बेस्ट मेथड यही है, ओपन स्ट्रक्चर लिख लिए, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेंगे, 1 और यहाँ का एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हो गया वो कितना हो गया हमारा 10, और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गया हमारा 3। तो 3 पाई बॉन्ड 10 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे दो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी दिया हुआ है, और हमें देखना है कि जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि टर्शियरी 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से, उसका रीजन क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिख लें। और ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिख कैसे सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा C+, और इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप CH3, CH3 और CH3। जो दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है उसका स्ट्रक्चर हो सकता है CH+, और यहाँ पे CH3 और CH3।
अब हम देख रहे हैं कि ये कार्बोकेटाइन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप का कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 कार्बन, ये कंसेप्ट है। इसके कारण क्या होगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करेगा, मतलब कार्बोकेटाइन के साथ जितना मिथाइल ग्रुप है दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये जो कार्बोकेटाइन है इस कार्बोकेटाइन के पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, और ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल जो हो गया कार्बोकेटाइन का, इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में जो सी एच बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो फील्ड ऑर्बिटल है, ये फील्ड ऑर्बिटल इस अनफील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज करना शुरू करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम दो इफेक्ट से डिस्कस कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, और मिथाइल ग्रुप जो है वो हाइपर कंजुगेशन भी शो कर रहा है। तो ये दोनों में हमें डोमिनेंट लेना किसको है, हाइपर कंजुगेशन को। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू अनफील्ड ऑर्बिटल। इसलिए जो हमें आंसर निकालना है सिंगल ऑप्शन का, वो हम निकालेंगे किसके थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। तो ये जो हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 3 + 3 + 3 9। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में जो टोटल अल्फा हाइड्रोजन है 3 + 3 6। तो जिस कार्बोकेटाइन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है उसका स्टेबिलिटी कम है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा क्यों है, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग रीजन होगा दैट इज़ द हाइपर कंजुगेशन। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू अनफील्ड ऑर्बिटल। मतलब हम जितना भी क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं उस डिस्कशन में हम केवल करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने का काम नहीं कर रहे हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिस्टिकली। इससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो भी स्ट्रांग होगा, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, और आपको एक आइडिया आएगा कि नीट एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन कंसेप्चुअली पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जाम्पल ऑफ। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, मतलब एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है। इसमें क्या करना है, हमें एक स्पेशल क्वालिटी पेपर का यूज करना है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। और ये पेपर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को ट्रैप करके रखता है, जो किस तरह का काम करेगा, स्टेशनरी फेज। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर इज स्पॉटेड एट बेस ऑफ स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, उस मिक्सचर को रख देना है बेस पे, एंड सस्पेंडेड इन सुटेबल सॉल्वेंट। और फिर क्या करना है, हमें उसको एक सॉल्वेंट में, सिलेक्टेड सॉल्वेंट में सस्पेंड करके रख देना है। और तब हम क्या देखेंगे कि कैपिलरी एक्शन के कारण जो सॉल्वेंट है वो ऊपर की ओर राइज करना शुरू करता है कैपिलरी एक्शन के कारण, और वो सारे स्पॉट से होकर के क्रॉस करता है। तो इसके बेसिस पे हमें क्या मिलेगा कि डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू डिफर इन देयर पार्टीशन इन टू फेज। इस तरह से जो मिक्सचर है उसका जो कंपोनेंट है वो अलग हो जाएगा। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। और इसका एक एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि अगर हम एमिनो एसिड और शुगर को सेपरेट करना चाहें तो वहाँ पे हम ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन इज। इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हमें स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन,
अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में हमें 10 कार्बन एटम लेना है। तो अगर हम ये सेकेंड मॉलिक्यूल को काउंट करें कार्बन एटम, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में 10 कार्बन एटम हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, 2 6 पोजीशन पे डाई मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप है, तो सेकेंड पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप हो गया, 6 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप हो गया, और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हो गया डबल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है 2 6 डाई मिथाइल डेक 4 इन, उसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है कि कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज, मेटामर्स जो कंपाउंड शो करे वो कौन सा हो सकता है इसमें से। तो इसमें सबसे पहले जो हमें कंसेप्ट यूज करना है कि मेटामर्स है क्या। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के अलोंग जो दो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तब वो मेटामर्स को शो कर सकता है। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल ले कि कौन सा हो सकता है मेटामर्स, तो ऐसा लिख सकते हैं CH3O CH2 CH2 CH3, ऐसा अगर हम स्ट्रक्चर लिख दिए तो इसमें टोटल कार्बन एटम कितना हुआ, 1 2 3 4, C4, H हाइड्रोजन को काउंट करना है, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, H10 और एक ऑक्सीजन एटम। अब हम इसका मेटामर्स लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, O, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इथाइल ग्रुप CH2 CH3, इधर भी लिख सकते हैं CH2 CH3। अगर हम ये दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करें और ये चेक करें कि क्या ये दोनों मॉलिक्यूल मेटामर्स है, तो आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एक तरफ है प्रोपाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप, दूसरे स्ट्रक्चर में एक तरफ इथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी है इथाइल ग्रुप। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो डिफर कर रहा है एक दूसरे से, कैसे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप, सेकेंड स्ट्रक्चर में इथाइल ग्रुप, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल का जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन ईथर का, वो अपने साथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप कंटेन करके प्रेजेंट है। देयरफॉर दीज टू आर मेटामर्स, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IUPAC पे बेस्ड, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। तो इसमें अगर हम नंबरिंग करें यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में 6 कार्बन एटम है। तो 6 कार्बन एटम को लेकर के ये क्या हो गया हमारा, हेक्सेन। अब हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किए तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आया, ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो, फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरीन, 5 क्लोरो, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल, 4 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे OH अल्कोहल, तो वो हो गया 3 ऑल, और लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम, तो बेस नेम हो गया हेक्सेन। इसलिए इस मॉलिक्यूल का जो करेक्ट नेम है दैट इज 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम हुआ। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल्दाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब अगर हमें कोई कंपाउंड में नाइट्रोजन को एस्टिमेट करना है तो जेल्दाल्स मेथड का यूज करते हैं। इसमें बोला गया है कि जेल्दाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ये चार में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें जेल्दाल्स मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, किसके लिए, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। तो इसमें जो हमें कंसेप्ट यूज करना है वो है क्या, कि वो जो नाइट्रोजेनस कंपाउंड है, वो नाइट्रोजेनस कंपाउंड जो है जैसे NH3, ये अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसको अमोनियम सल्फेट बनाना चाहिए। अमोनियम सल्फेट मतलब क्या हो गया, NH4 प्लस
होल्ड टू SO4। मतलब कंपाउंड जिसके पास एबिलिटी है ये अमोनियम सल्फेट बनाने का, वो जेल्डाल्स मेथड में यूज किया जा सकता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। अब ये नाइट्रो ग्रुप अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर नहीं सकता, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ सेकेंड ऑप्शन में जो नाइट्रोजन है वो रिंग में कंटेंड है, इसलिए ये नाइट्रोजन इस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें NH2 ग्रुप जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके और ये NH3 प्लस एंड SO4 2 माइनस का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब ये जो थर्ड मॉलिक्यूल है दैट कैन बी यूज्ड इन जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये जो लास्ट ऑप्शन है ये है एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड, और जो एजो कंपाउंड है उसका जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम सल्फेट प्रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक रिंग से दूसरे रिंग तक थ्रू आउट कंजुगेशन है, इसलिए ये भी हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हुआ कौन सा? थर्ड। तो अभी हम लोग जितना क्वेश्चन देखे वो रिसेंटली नीट एग्जाम में पूछा हुआ है, और जितना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए केवल ऑप्शन ही करेक्ट नहीं किए, उससे रिलेटेड जो भी मेन कंसेप्ट था वो सब हम डिस्कस किए। तो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन को केयरफुली अगर स्टडी कर रहा है तो स्टूडेंट का ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो हो ही जाएगा, प्लस इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो स्टूडेंट को ज़रूर ये PYQ एक बार स्टडी करना चाहिए, और हम अपने लेवल पे बहुत अच्छे तरह से मैकेनिस्टिकली इसको सॉल्व किए। अब इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो GOC का कंटिन्यू हम करेंगे विथ PYQ। थैंक यू।